हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पहले। When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. जब हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो जनरली हम ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो पिछले लगभग 50 सालों में हमारे सामने आई है। ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमिनन है जिससे दुनिया भर के कंट्रीज के जो लोग हैं, उनके कल्चर हैं, उनके रहने के तरीके हैं, उनके ट्रेड करने के तरीके, उनके इकोनॉमिक कनेक्शंस एक दूसरे के काफी पास आ गए हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement of capital and much else. मगर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्शंस हैं, उसके बनने के प्रोसेस में व्यापार यानी ट्रेड का, माइग्रेशन का, कैपिटल के मूवमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. आज के समय में जब हम पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, कनेक्टेड देखते हैं, देशों के बीच व्यापार होता है, लोगों का माइग्रेशन होता है, कैपिटल का मूवमेंट होता है, तो हमें उस फेज के बारे में समझना चाहिए जहां पे ये सभी चीजें होना शुरू हुआ था और एक लंबे प्रोसेस से गुजरते हुए आज का हमारा ग्लोबल वर्ल्ड बना है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। All through history, human societies have become steadily more interlinked. जब हम अपने अतीत में देखेंगे, तो पाएंगे कि जैसे जैसे वक्त बीता है, वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटीज एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले गए हैं। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। From the ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution. एंशियंट टाइम्स में ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए या फिर परसिक्यूशन से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, लंबे डिस्टेंसेस कवर करते थे। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। वे अपने साथ गुड्स,
मनी कैरी करते थे। उनके पास आइडियाज, इन्वेंशंस, स्किल्स होते थे। उनके पास वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स होते थे, वैल्यूएबल्स होते थे। यहां तक कि कुछ लोग जर्म्स और डिजीज भी कैरी करते थे अपने साथ। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहां तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present-day West Asia. 3000 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया के बीच में एक्टिव कोस्टल ट्रेड के लिंक हमें मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। For more than a millennia, cowries, the Hindi cowry or seashells, used as a form of currency from the Maldives, found their way to China and East Africa. 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव्स में पाई जाने वाली कौड़ियां या सीशेल्स व्यापार के जरिए चाइना और ईस्ट अफ्रीका पहुंचती थी, क्योंकि इनका इस्तेमाल करेंसी के रूप में होता था। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. 7th सेंचुरी में डिजीज कैरिंग जर्म्स के फैलने का ट्रेस मिलता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह फैली है जिसे किसी ने कैरी किया था, और 13th सेंचुरी के बाद इसके प्रसार को आराम से देखा जा सकता है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। 10th सेंचुरी की ये शिप की इमेज है जिसे स्टोन पे बनाया गया है। 9th सेंचुरी से ही वेस्टर्न कोस्ट पे शिप्स की इमेज मेमोरियल स्टोन पे देखने को मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि उस वक्त ओशनिक ट्रेड का इंपॉर्टेंस था। मुगाओ ग्रोटेस गांसू चाइना में केव नंबर 217 में 8th सेंचुरी की चाइनीज केव पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसमें सिल्क ट्रेड रूट को दर्शाया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क रूट्स लिंक दी वर्ल्ड, रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूर दराज के देशों के बीच में जब हम प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक की बात करते हैं तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क रूट्स, क्योंकि सिल्क रूट के जरिए चाइना से दूर दूर के देश के बीच सिल्क का व्यापार होता था, कल्चर का भी आदान प्रदान होता था। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। The name Silk Routes points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. सिल्क रूट नाम से ही पता चलता है कि चाइनीज सिल्क को जो इस रूट से वेस्ट की तरफ भेजा जाता था उसका कितना इंपॉर्टेंस था। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. हिस्टोरियंस ने कई सारे सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया है। लैंड रूट्स, सी रूट्स से बहुत बड़ा नेटवर्क बनता था, जिसमें ना केवल एशिया के वास्ट रीजन्स शामिल थे, बल्कि इस रूट से एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से भी जुड़ता था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ये रूट्स क्रिश्चियन एरा यानी 1 एडी से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे और लगभग
15th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करते रहे हैं। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। But Chinese pottery also traveled the same route, as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver, flowed from Europe to Asia. इसी रूट से चाइनीज पॉटरी भी चाइना से दूसरे जगह जाती थी। इसी रूट से भारत और साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल और स्पाइसेस दुनिया के दूसरे रीजन्स में पहुंचते थे। इन रिटर्न गोल्ड, सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स यूरोप से एशिया में आते थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. ट्रेड और कल्चर का आदान प्रदान एक साथ होता था, क्योंकि जब एशिया से कोई व्यापार करने यूरोप जाता था तो वो अपनी वस्तुएं तो बेचता ही था यूरोप में और साथ में अपने कल्चर और ट्रेडिशन का प्रचार प्रसार करता था। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हीं रास्तों से एशिया में आई थी। ठीक इसी तरीके से कुछ सेंचुरीज बाद अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स यहां पहुंचे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। मच बिफोर ऑल दिस, बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स। इससे काफी पहले ईस्टर्न इंडिया में उपजा बुद्धिज्म भी सिल्क रूट के जरिए डिफरेंट डायरेक्शंस में फैला था। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. Even ready foodstuffs in distant parts of the world might share common origins. जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब दूर दूर के देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, उसमें फूड यानी भोजन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब ट्रेडर एंड ट्रैवलर्स एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वे नए क्रॉप्स के बीज बो देते थे। दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले रेडी फूड स्टफ्स का भी कॉमन ओरिजिन रहा होगा। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसल के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti, or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. इसका एक एग्जाम्पल है स्पेगेटी और नूडल। ऐसा माना जाता है कि चाइना से नूडल वेस्ट में पहुंच के स्पेगेटी बन गया। ऐसा भी संभव है कि अरब ट्रेडर्स पास्ता को 5th सेंचुरी में सिसिली लेकर गए, जो कि इटली में एक आइलैंड है, और इटालियन पास्ता फेमस हो गया। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण ले। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। सिमिलर फूड्स वेर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर origins may never be known. Yet such guesswork suggests the possibilities of long-distance cultural contact even in the pre-modern world. इसी तरह के सिमिलर फूड भारत और जापान में भी पाए जाते थे। इस वजह से हो सकता है हम कभी ये ना जान पाए कि इन फूड का ओरिजिन क्या है, बट इससे इतना जरूर गेस किया जा सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड से भी पहले इन लॉन्ग डिस्टेंस के देशों के बीच में कल्चरल कांटेक्ट रहा होगा। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है
कि हम कभी ये ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। Many of our common food, such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on, were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. बहुत सारे कॉमन फूड्स जो आज हम यूज करते हैं, जैसे पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज के बारे में लगभग 500 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को पता नहीं था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the Americas. Here we will use America to describe North America, South America and the Caribbean. ये फूड आइटम्स यूरोप और एशिया में तब इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यहां अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन से है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहां अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह से भी है। In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians. हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी मूल निवासी द अमेरिकन इंडियंस से हमारे पास आए हैं। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. कभी कभी नई क्रॉप्स के इंट्रोड्यूस होने से लोगों के जीवन पर जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। यूरोप में आलू को इंट्रोड्यूस करने के बाद यूरोप का जो गरीब तबका था उनकी जिंदगी बदल गई। उनके भोजन का स्तर अच्छा हो गया और जब भोजन बेहतर हो गया तो उनकी उम्र बढ़ने लगी। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. आयरलैंड के पुअर पीजेंट इस हद तक आलू पर डिपेंडेंट हो चुके थे कि जब मिड 1840s में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोगों की भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। वेनिस और ओरिएंट यानी ईस्टर्न नेशन से आए मर्चेंट्स गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये 15th सेंचुरी मार्को पोलो की बुक ऑफ मार्वेल्स की फोटो है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। विजय, बीमारी और व्यापार। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America. 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर्स ने एशिया तक पहुंचने का सी रूट ढूंढ निकाला और तो और वे वेस्टर्न ओशन यानी अटलांटिक ओशन पार कर अमेरिका पहुंच गए, तब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो छोटा सा दिखाई देने लगा। देखिए, यूरोपियन सेलर्स वेस्टर्न ओशन यानी अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ढूंढ निकाला और ठीक इसी तरीके से यूरोपियन सेलर्स ने भारत तक पहुंचने का भी सी रूट उन्होंने ढूंढ निकाला। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade
with goods, people, knowledge, customs, etc., criss-crossing its waters. इससे पहले कई सेंचुरीज से इंडियन ओशन में व्यापार फल फूल रहा था। गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। The Indian subcontinent was central to these flows and a crucial point in their networks. इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन सी रूट्स का सेंट्रल पॉइंट था। पूरे नेटवर्क में यहां का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। यूरोपियंस के एंट्री से इन रूट्स को एक्सपांड किया गया और तो और इन रूट्स को यूरोप तक भी मोड़ा गया। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इन रूट्स का इस्तेमाल किया। यूरोपियों के दाखिले से ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अमेरिका के डिस्कवरी से पहले वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पूरे विश्व से कटा हुआ था। अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. बट 16th सेंचुरी से अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलों ने हर जगह के व्यापार और जीवन को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। यूरोपियंस ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। Precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. प्रेजेंट डे पेरू और मेक्सिको के माइंस में जो प्रीशियस मेटल्स थे, स्पेशली सिल्वर, उसने यूरोप के वेल्थ में इजाफा किया और यूरोप इन्हीं प्रीशियस मेटल्स का यूज करके एशिया के साथ व्यापार करता था। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. 17th सेंचुरी में यूरोप में साउथ अमेरिका के वेल्थ की तरह तरह के किस्से कहानियां फैलने लगे। यूरोप के कई एक्सपेडिशंस निकले सोने के शहर एल डोराडो की तलाश में। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों के बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. मिड 16th सेंचुरी तक आते आते पोर्चुगीज और स्पेनिश जैसे यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका को कॉन्कर और कोलोनाइज करना शुरू कर दिया था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. यूरोपियंस ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था वो सिर्फ उनके सुपीरियर फायर पावर के कारण नहीं हुआ था। इनफैक्ट स्पेनिश कॉन्करर्स के मोस्ट ऑफ द पावरफुल वेपन्स कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स भी नहीं थे। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स had no immunity against these diseases that came from Europe. ये वेपन्स थे स्मॉल पॉक्स जैसे जर्म्स जो स्पेनिश सैनिकों
और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आइसोलेशन में रहते थे। इस वजह से यूरोप से आए इन जर्म्स के सामने उनकी इम्यूनिटी नहीं थी और वे बीमार पड़ने लगे। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। Smallpox in particular proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent, ahead even of any Europeans reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. जब वहां के मूल निवासियों के पास इन जर्म्स के विरुद्ध इम्यूनिटी नहीं थी, तो लोगों की मृत्यु होने लगी। एक बार फैलने के बाद ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। जहां यूरोपियंस पहुंचे भी नहीं थे, वहां पे भी स्मॉल पॉक्स फैल गया। इसने पूरे के पूरे कम्युनिटीज को ही खत्म कर दिया। इस वजह से यूरोपियन घुसपैठियों का रास्ता आसान हो गया और उन्होंने आसानी से इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इन इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. हमलावरों से गन्स वगैरह छीनकर उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बट स्मॉल पॉक्स जैसे जर्म्स के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक तो यूरोपियंस इसके प्रति मोस्टली इम्यून थे और उनके पास इससे बचने का तरीका भी था। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. 19th सेंचुरी तक यूरोप में पॉवर्टी और हंगर कॉमन था। सिटीज क्राउडेड थे और बीमारियां फैली रहती थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वेर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वेर परसिक्यूटेड। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी कॉमन थे। रिलीजियस डिसेंटर्स को परसिक्यूट किया जाता था। इन वजहों से हजारों की संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ भागे। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। डिजेंटर, वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। डिजेंटर का मतलब होता है जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे। असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। Here, by the 18th century, plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. 18th सेंचुरी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए स्लेव्स को प्लांटेशंस में कॉटन और सुगर प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था। यह प्रोडक्शन यूरोपियन मार्केट्स के लिए होता था। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trade. 18th सेंचुरी में भी चाइना और इंडिया वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे। एशियन ट्रेड में भी इनका दबदबा था। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने दूसरे देशों के साथ अपने कॉन्टैक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया और आइसोलेशन में रहने लगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade westwards. Europe now emerged as the center of world trade.
चाइना के घटते रोल ने और अमेरिका के बढ़ते इंपॉर्टेंस ने ग्रेजुअली वर्ल्ड के ट्रेड को वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। अब यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। बॉक्स वन, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जैविक युद्ध। John Winthrop, the first governor of the Massachusetts Bay Colony in New England, wrote in May 1634 that smallpox signaled God's blessing for the colonists. The natives were near all dead of smallpox, so as the Lord had cleared our title to what we possess. न्यू इंग्लैंड स्टेट मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथॉर्प ने मई 1634 में लिखा कि स्मॉल पॉक्स कॉलोनिस्ट्स के लिए ईश्वर का वरदान था। जो यहाँ के मूल निवासी है वो स्मॉल पॉक्स के कारण लगभग खत्म हो चुके हैं। इस तरह गॉड ने हमारी मदद की। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। इलस्ट्रेटेड लंदन 1849 की आयरिश पोटैटो फेमाइन की ये फोटो है। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलुओं की उम्मीद में भूखे बच्चों को मिट्टी खोदते हुए दिखाया गया है। 1845 से 1849 के बीच ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन पड़ा, जिसमें भुखमरी के कारण आयरलैंड में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1851 की न्यू ऑर्लिन्स की स्लेव फॉर सेल्स की ये फोटो है। ऑक्शन से पहले खरीदार स्लेव्स को अच्छे से इंस्पेक्ट करता था। इस फोटो में 2 बच्चे, 4 महिलाएं और टॉप हैट और सूट पहने 7 पुरुष लाइन में खड़े हैं और वे बिकने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए स्लेव्स को अच्छे कपड़े पहनाकर लाइन में लगाया जाता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।